हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ प्राचीन भारत की श्रृंखला में प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण वीडियो मौर्य वंश पूर्व प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। इससे पूर्व में आगे बढ़ूं, यदि आपने प्राचीन भारत से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। बात करते हैं आज की वीडियो के संदर्भ में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी। इस विदेशी आक्रमण के क्रम में हम पढ़ेंगे पहले ईरानी आक्रमण और सेकंड यूनानी आक्रमण, और भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव और इन विदेशी आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं और वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने अपने पड़ोस के छोटे राजाओं को पराजित कर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। अर्थात मगध महाजनपद ने भारत के पूर्वी क्षेत्र में अपने सभी छोटे राजाओं को पराजित कर भारत के इस पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। लेकिन भारत के पश्चिमी क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमजोर शासक थे, जिस कारण से विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तरी क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। अर्थात भारत के इस पश्चिमी क्षेत्र पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इसी पश्चिमी क्षेत्र से विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करने में सफल हुए। बात करते हैं भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी के संदर्भ में। तो भारत के पश्चिमोत्तरी क्षेत्र पर दो विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया, जो कि प्रथम है ईरानी आक्रमण और सेकंड है यूनानी आक्रमण। अर्थात भारत के इस पश्चिमी क्षेत्र से दो विदेशी शक्तियों ने मौर्य वंश पूर्व आक्रमण किया। प्रथम था ईरानी आक्रमण और द्वितीय था यूनानी आक्रमण। प्रथम बात करते हैं भारत पर ईरानी आक्रमण के संदर्भ में। तो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के द्वारा किया गया और इस हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। अर्थात भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी वंश हकमनी वंश था और इस हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। बात करते हैं इस हकमनी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। तो हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी वंश कौन था। तो इसका आंसर होगा हकमनी वंश और जिसका संस्थापक साइरस द्वितीय था। अब बात करते हैं हकमनी वंश के प्रमुख शासकों के संदर्भ में। तो प्रथम शासक साइरस द्वितीय ही था, जो कि हकमनी वंश का संस्थापक भी था। इसने 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक शासन किया। दूसरा शासक डेरेस प्रथम या दारा प्रथम था, जिसने कि 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक शासन किया। तीसरा शासक छार्स या जरखशीस था, जिसने कि 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व तक शासन किया। चौथा शासक दारा तृतीय या डेरेस तृतीय था, जिसने कि 360 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब बात करते हैं भारत पर आक्रमण करने वाले ईरान के प्रथम वंश हकमनी वंश के संदर्भ में। तो इसका प्रथम शासक था साइरस द्वितीय, जिसने कि 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया और यह हकमनी वंश का संस्थापक था। साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार 550 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, परंतु वह असफल रहा। यह जेड्रोसिया, जो कि वर्तमान मकरान बलूचिस्तान में स्थित है, के मार्ग के द्वारा भारत आया था। अर्थात कह सकते हैं कि भारत पर पहला ईरानी आक्रमण हकमनी वंश के शासक साइरस द्वितीय ने 550 ईसा पूर्व में किया था, लेकिन वह असफल रहा था। अब बात करते हैं हकमनी वंश के द्वितीय शासक डेरेस प्रथम या दारा प्रथम के संदर्भ में, जिसने कि 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था और भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरेस प्रथम या दारा प्रथम को मिली थी। अर्थात भारत पर आक्रमण करने में सफलता डेरेस प्रथम या दारा प्रथम को ही मिली थी और डेरेस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार तथा कम्बोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। डेरेस प्रथम या दारा प्रथम के साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। इसकी जानकारी हमें उसके बहिस्तून अभिलेख से हुआ है।
और इस डायरेस प्रथम ने अर्थात दारा प्रथम ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। इस क्षेत्र अर्थात डेरेस प्रथम द्वारा विजित क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना भेंट में मिलता था, अर्थात 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में मिलता था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। अर्थात डेरेस प्रथम इस क्षेत्र से 360 टैलेंट मुद्रा ले गया था। दारा प्रथम या डेरेस प्रथम के 3 अभिलेखों बहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसने ही सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया था, अर्थात भारतीय भूभागों को विजित किया था। इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि दारा प्रथम या डेरेस प्रथम के 3 अभिलेखों को, तो प्रथम था बहिस्तून अभिलेख, सेकंड है पर्सिपोलिस अभिलेख और थर्ड है नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख। और इन तीनों अभिलेखों से ही उसके भारतीय भूभागों को विजित करने का उल्लेख या जानकारी मिलती है। दारा प्रथम या डेरेस प्रथम के यूनानी सेनापति स्काइलेक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया था। अब बात करते हैं हकमनी वंश के तृतीय शासक छयार्स या जरकशीस के संदर्भ में, जिसने कि 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। छयार्स या जरकशीस ने भी भारतीय प्रदेशों पर अधिकार बनाए रखा और अपनी सेना में भारतीयों को भी शामिल किया था, अर्थात छयार्स या जरकशीस ने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया था। अब बात करते हैं हकमनी वंश के चौथे शासक दारा तृतीय या डेरेस तृतीय के संदर्भ में, जिसने कि 360 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था और यह हकमनी वंश का अंतिम शासक था। ईरान के इस हकमनी वंश के शासक दारा तृतीय या डेरेस तृतीय को यूनान के शासक सिकंदर ने अम्ब्रेला युद्ध या गोगमेला युद्ध, जो कि 331 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, पराजित कर दिया और हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया। अब बात करते हैं भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभावों के संदर्भ में, तो प्रथम में भारत पर ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा। सेकेंड है ईरान आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला। थर्ड है पश्चिमी भारत में दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, जैसे कि अशोक के शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेरा अभिलेख के अभिलेखों की लिपि खरोष्टी लिपि है। फोर्थ पॉइंट है अरामाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ तथा अभिलेखों को उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई, अर्थात खरोष्टी लिपि का जन्म जो ईरानी अरामाइक लिपि से विकसित हुई। फिफ्थ पॉइंट है स्तंभ बनाने की कला ईरानियों से ही सीखी थी, अर्थात भारतीयों ने स्तंभ बनाने की कला ईरानियों से ही सीखी थी और बाद में मौर्य कला पर ईरानी कला का प्रभाव पड़ा, जैसे राजप्रसाद के स्तंभ आदि पर। 7 पॉइंट है भारत पर ईरानी आक्रमण से आर्थिक संबंधों का विकास हुआ, अर्थात भारत और ईरान के मध्य आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। 8 पॉइंट है भारत पर ईरानी आक्रमण के बाद समुद्री मार्गों की खोज और विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। 9 पॉइंट है ईरानियों के द्वारा ही यूनानियों को भारत की संपत्ति का पता चला था और इसके बाद ही यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। 10 पॉइंट है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिले हैं और ये सिक्के थे जैसे कि फारस की स्वर्ण मुद्रा जिसे कि डेरिक कहा जाता है और फारस की रजत मुद्रा जिसे कि सिंगलोई कहा जाता है और ये सिक्के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मिले हैं। बात करते हैं ईरानी आक्रमण के महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में, तो प्रथम है भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था, अर्थात मौर्य वंश पूर्व भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। सेकंड पॉइंट है ईरानियों का भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम राजा अर्थात प्रथम शासक साइरस द्वितीय था, जो कि हकमनी वंश का शासक था, जो कि असफल रहा था, अर्थात यह विजित होने में असफल रहा था। थर्ड पॉइंट है भारत पर प्रथम सफल आक्रमण दारा प्रथम या डेरेस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था, अर्थात प्रथम ईरानी शासक डेरेस प्रथम या दारा प्रथम था, जो कि भारत पर आक्रमण करने में सफल रहा था और इसने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और इस दारा प्रथम ने गांधार पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी और इस दारा प्रथम ने गांधार को जीतकर अपना 20वां प्रांत बनाया था और इसके कुल 23 प्रांत थे
और भारतीयों ने ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप ही अरामाइक लिपि को सीखा था। 7 पॉइंट है, भारतीयों ने ईरानियों से स्तंभ बनाने की कला को भी सीखा था। अब बात करते हैं भारत पर दूसरा आक्रमण यूनानी आक्रमण के संदर्भ में। तो भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानी आक्रमण था। यह आक्रमण यूनान के मकदूनिया या मैसेडोनिया साम्राज्य के शासकों के द्वारा किया गया था। अर्थात भारत पर दूसरा आक्रमण यूनान के द्वारा किया गया था, लेकिन यह यूरोप का प्रथम आक्रमण था और यह आक्रमण यूनान के मकदूनिया या मैसेडोनिया साम्राज्य के शासकों के द्वारा किया गया था। बात करते हैं मैसेडोनिया या मकदूनिया साम्राज्य के शासकों के संदर्भ में। तो प्रथम शासक थे फिलिप द्वितीय और दूसरे शासक थे सिकंदर महान, जिन्होंने की 336 ईसा पूर्व से 343 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया और सिकंदर महान फिलिप द्वितीय के पुत्र थे। अब बात करते हैं मैसेडोनिया या मकदूनिया साम्राज्य के महान शासक सिकंदर के संदर्भ में, जिन्होंने की 336 ईसा पूर्व से 343 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। सिकंदर शासक बनते ही अन्य ग्रीक राज्यों को संगठित किया। अर्थात सिकंदर महान ने 336 ईसा पूर्व में शासक बनते ही ग्रीक के अन्य सभी राज्यों को संगठित किया था। सिकंदर संपूर्ण विश्व को एक राज्य और एक संस्कृति में देखना चाहता था। अर्थात सिकंदर महान संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर यूनान के राजा फिलिप के पुत्र थे और सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट मकदूनिया का कुशल और यशस्वी ग्रीक सेनापति था। सिकंदर की माता ओलंपियस थी। इसका जन्म अर्थात सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर 336 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर को सभी प्रकार की सैन्य शिक्षा अपने गुरु अरस्तु से प्राप्त हुई थी और सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था। सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर तथा जल सेनापति का नाम नियारकस था। कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि सिकंदर के थल सेनापति और जल सेनापति का नाम क्या था और सिकंदर की प्रिय पत्नी का नाम रुखसाना था। सिकंदर को सिकंदर महान भी कहा जाता है क्योंकि अपनी मृत्यु से पहले सिकंदर उन सभी क्षेत्रों में से लगभग आधे क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका था जिनकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी, लेकिन वास्तव में पृथ्वी के मात्र 15% क्षेत्र को ही सिकंदर महान जीत पाया था। अब बात करते हैं सिकंदर महान या अलेक्जेंडर महान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। तो सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में पेला यूनान यूरोप महाद्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा फिलिप था जो कि यूनान के राजा था। इनकी माता का नाम ओलंपियस था और इन सिकंदर महान का मूल नाम अलेक्जेंडर था और इनकी प्रिय पत्नी का नाम रुखसाना था। सिकंदर महान का राज्यारोहण 336 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थात सिकंदर महान 336 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे और इनके गुरु का नाम अरस्तु था और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था और प्लेटो का गुरु का नाम सुकरात था और सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था और इस घोड़े के नाम पर सिकंदर ने एक शहर भी बसाया था। सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था जबकि सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियारकस था और ये दोनों पॉइंट एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। और सिकंदर भारत में 19 महीने अर्थात 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के मध्य तक रहा था। बात करते हैं सिकंदर के द्वारा विजित क्षेत्रों के संदर्भ में। तो सिकंदर ने अपने कार्यकाल में एशिया माइनर जो कि तुर्की में स्थित है, ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया जो कि इराक का प्राचीन नाम है, फिनिशिया, जादुआ, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय प्राप्त की, परंतु वह मगध के विशाल सेना से बिना सामना किए ही वापस लौट गया। बात करते हैं सिकंदर महान के भारत आगमन के क्रम के संदर्भ में। तो सिकंदर महान यूनान के मकदूनिया से चलकर ग्रीक, एशिया माइनर, तुर्की होते हुए ईरान होते हुए बैक्ट्रिया जो कि अफगानिस्तान, तजाकिस्तान में स्थित है, होते हुए काबुल,
के हिंदकुश पर्वत खैबर होते हुए तक्षशिला और तक्षशिला से वर्तमान पंजाब पहुंचा था। बात करूं मैं खैबर के संदर्भ में, तो खैबर वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। बात करते हैं सिकंदर के आगमन और आक्रमण के संदर्भ में, तो सिकंदर हिंदकुश पर्वत को पार कर उत्तर पश्चिम के रास्ते भारत आया था। बात करते हैं सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में, तो सिकंदर ने भारत पर प्रथम आक्रमण तक्षशिला पर किया था। सिकंदर ने सबसे पहले भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया। सिकंदर ने पहले तक्षशिला पर आक्रमण किया। उस समय तक्षशिला का राजा आम्भिक था, अर्थात जिस समय सिकंदर ने भारत के तक्षशिला पर आक्रमण किया उस समय तक्षशिला का राजा आम्भिक था। आम्भिक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सहयोग करने का वचन दिया। बात करूं मैं एक नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो महाजनपद काल में तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। बात करते हैं सिकंदर के द्वितीय आक्रमण के संदर्भ में, जो कि उसने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर किया था। इस समय पंजाब का राजा पौरस था, अर्थात जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था तब पंजाब का राजा पौरस था। सिकंदर ने पंजाब के राजा पौरस पर आक्रमण किया और यह पंजाब झेलम नदी तथा चिनाब नदी के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र था। युद्ध में पंजाब का राजा पौरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा प्रतिरोध किया था, लेकिन अंत में पराजित हो गया और सिकंदर को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। सिकंदर पौरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ और सिकंदर ने पौरस के अधिकांश राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बनाया। यह युद्ध अर्थात पौरस और सिकंदर के मध्य का युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध को झेलम या वितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि झेलम नदी को यूनान में हाइडेस्पीस कहा जाता है और इसी झेलम नदी को वैदिक काल में वितस्ता नदी कहा जाता है। सिकंदर का अंतिम अभियान भारतीय क्षेत्र के पाटल राज्य पर था और सिकंदर ने 19 महीने 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। सिकंदर ब्यास नदी की सीमा तक पहुंचा था, लेकिन सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपने सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना लंबे समय तक युद्ध करने के कारण, थक जाने के कारण और मगध की सेना यूनान से ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिसके कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा और अंततः सिकंदर भारत से वापस लौट गया। बात करूं मैं एक नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो ब्यास नदी को ऋग्वेदिक काल में विपाशा नदी कहा जाता था। कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि ऋग्वेदिक काल में ब्यास नदी को क्या कहा जाता था, तो उसका आंसर होगा विपाशा नदी। वापस लौटते समय रास्ते में मात्र 33 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। बात करते हैं सिकंदर महान के द्वारा स्थापित नगरों के संदर्भ में, तो प्रथम नगर है निकेया, जिसका अर्थ होता है विजेता। सेकंड है बहुकेफला, जो कि झेलम नदी के तट पर बसाया था और यह नगर उसने अपने प्रिय घोड़े बहुकेफला के नाम पर बसाया था। तीसरा नगर सिकंदरिया है, जो कि काबुल और सिंध क्षेत्र में बसाया था। सिकंदर भारत से वापस लौटने से पहले अपने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया था। प्रथम सिंधु का उत्तरी और पश्चिमी भाग उसने फिलिप को दिया था। सेकंड है सिंधु और झेलम के बीच का भाग उसने राजा आम्बी को दिया था। थर्ड है झेलम और ब्यास नदी के बीच का भाग उसने राजा पौरस को दिया था और अंत में सिंधु का निचला भाग उसने राजा पिथोन को दिया था। बात करते हैं सिकंदर से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियों के संदर्भ में, तो सिकंदर एकमात्र ऐतिहासिक शासक था जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार तीनों अलग अलग महाद्वीपों में हुआ था। सिकंदर का जन्म मकदूनिया यूरोप में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन एशिया में 323 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि सिकंदर का अंतिम संस्कार अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। यद्यपि सिकंदर की मृत्यु के संदर्भ में इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। बात करते हैं सिकंदर की सफलता के कारणों के संदर्भ में, तो भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव
सिकंदर की सफलता का एक प्रमुख कारण था। सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी, उसकी सेना में तेज तरार घोड़ों की भरमार थी। साथ ही आम्बिक जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का कारण था। बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव के संदर्भ में। तो फर्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था कि भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना हुई। सेकंड है, सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे, उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे। फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। थर्ड है, प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। फोर्थ पॉइंट है, भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। फिफ्थ पॉइंट है, यूनानी संपर्क से भारत में मूर्तिकला की नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ, जो भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण थी। चूंकि यूनानी मूर्तिकला रोमन कला से प्रभावित थी, इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पर गांधार कला रोमन कला से भी प्रभावित थी। 6 पॉइंट है, व्यापारिक संपर्क बढ़ने से नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो गई। 7 पॉइंट है, यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी। 8 पॉइंट है, भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर मुद्रा निर्माण कला शैली का विकास हुआ। 9 पॉइंट है, उल्लुक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। 10 पॉइंट है, इस समय भारतीय शासन पद्धति भी प्रभावित हुई तथा यूनानियों से छत्रप प्रणाली का विकास हुआ। 11 पॉइंट है, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकेया, बहुकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। 12 पॉइंट है, भारत का पश्चिमी देशों से जलीय और स्थलीय संपर्क स्थापित हुआ। 13 पॉइंट है, नियार्कस लेखक के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर घनानंद का शासन था, अर्थात सिकंदर के समकालीन नंद वंश का शासक घनानंद था। अब बात करते हैं इन विदेशी आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। तो इसी क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया था? तो आंसर है हकमनी वंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हकमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है साइरस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्ब्रेला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो आंसर है सिकंदर और दारा तृतीय के मध्य। और ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम पर्पज की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो आंसर है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिकंदर किस पर्वत को पार कर भारत में आया था? तो आंसर है हिंदुकुश पर्वत को पार कर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था? तो आंसर है 19 माह तक। और ये सभी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोरस का राज्य किन नदियों के मध्य फैला था? तो आंसर है झेलम नदी और चिनाब नदी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिकंदर के हमले के समय अर्थात सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो आंसर है नंद वंश का। क्वेश्चन नंबर 10 है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो आंसर है घनानंद और यह नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर है बेबीलोन में, जो कि ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो आंसर है ब्यास नदी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी? तो आंसर है राजा आम्बिक ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइडेस्पीस का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो आंसर है सिकंदर और राजा पोरस के मध्य। और इस युद्ध में पोरस हार गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था? तो आंसर है झेलम नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिकंदर भारत से कब लौटा था? तो आंसर है 325 ईसा पूर्व में। और सिकंदर भारत में कुल 19 माह रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो आंसर है नियार्कस। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? तो आंसर है 326 ईसा पूर्व में।
क्वेश्चन नंबर 19 है, सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो आंसर है बहुकेफला। और अपने इस प्रिय घोड़े बहुकेफला के नाम पर उसने एक नगर भी बसाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनानी कला के प्रभाव पर कौन से सिक्के भारत में ढाले गए थे? आंसर है उल्लुक शैली के सिक्के। अंत में 2 क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पिस का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेकंड क्वेश्चन है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? इन क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।